नमस्कार दोस्तों, आपका भारद्वाज गूगल जीएस से बहुत बहुत स्वागत है। आज भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर कृषि का अध्ययन करेंगे। कृषि सबसे पहली शुरुआत तो ये करते हैं, कृषि कहाँ से शुरुआत हुई और उसका क्या इम्पोर्टेंस है, इसकी समस्याएं क्या हैं और वर्तमान में कृषि की क्या स्थिति है। सारी बातों का अध्ययन इसी वीडियो में करेंगे। ये आपके प्री और मेंस दोनों में काम आएगा। ये नवपाषाण काल में कृषि के साक्ष्य मिलते हैं पाकिस्तान के मेहरगढ़ से, जो पाकिस्तान है भारतीय उपमहाद्वीप में पहला कृषि का साक्ष्य मेहरगढ़ से ही प्राप्त हुआ है। उसके बाद भारत में जो कृषि का साक्ष्य है वो है भारत में बेलन घाटी से हुआ है, जो इलाहाबाद में है। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। कृषि वर्ष 1 जुलाई से प्रारंभ होता है और वर्तमान जीडीपी योगदान कृषि का 19.9% है। पूर्व में यह योगदान जो स्थिर कीमत है वो 70.8 था। लॉकडाउन में भारतीय जो अर्थव्यवस्था की आर्थिक समीक्षा है उसमें 3.4% की वृद्धि कृषि में देखने को मिली है। कृषि का महत्व क्या है, आइए जान लेते हैं। कृषि का महत्व है खाद्य सुरक्षा के लिए, रोजगार के लिए और कच्चे माल के लिए। विदेशी व्यापार में कृषि का महत्व है। अर्थव्यवस्था में भागीदारी है। और कृषि की अब समस्या देखते हैं, कृषि किस तरह की समस्याएं पैदा करती है। तो कृषि के लिए सबसे बड़ी समस्या क्या है तो हम जान लेते हैं। कृषि के लिए कौन कौन सी समस्याएं हैं, आजकल ये बहुत चर्चा में है। कृषि की ऐतिहासिक समस्या तो सबसे बड़ी है कि 49% कृषि आज भी मौसम पर निर्भर है। 51% ही सिंचित भूमि में आती है। उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है, मौसम के कारण वर्षा नहीं होती, कृषि जो है उत्पादन नहीं होता। दूसरी जो उसकी समस्या है भौगोलिक समस्या है, इसमें मृदा क्षरण है, उर्वरता की कमी है, वनों की कटाई समस्या है। तीसरी समस्या सामाजिक समस्या है कृषि की, यहाँ पर श्रमिक नहीं मिलते, कृषि मजदूर ही नहीं मिलते। तो बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है इसके बारे में आपको पॉलिटी का बहुत गहराई से अध्ययन करना चाहिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। उसमें मूल अधिकार और नागरिकता, ये सारी चीज़ें बेसिक स्ट्रक्चर का ही विषय हैं। और उसके बाद भूदान आंदोलन शुरू हुआ, जान लेते हैं कब हुआ। 18 अप्रैल 1951 को पोचमपल्ली आंध्र प्रदेश से शुरू हुआ था। आचार्य विनोबा भावे द्वारा ये सबसे अधिक सफल बिहार राज्य में हुआ। इस आंदोलन के जरिए 45 लाख हेक्टेयर भूमि को जो है बड़े बड़े जो मनी लेंडर्स थे उनसे मुक्त करा के और जो गरीब लोगों में बांट दिया गया। आचार्य विनोबा भावे को इसके लिए पहला रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था। ये भारत के लिए एक प्रकार नोबेल प्राइज जैसा ही पुरस्कार था। यह सामुदायिक नेतृत्व के लिए दिया गया था। काश्तकारी सुधार किए गए कृषि में, सबसे पहले लगान निश्चित किया गया, किसानों को भूमि का अधिकार दिया गया, झूम खेती को हतोत्साहित किया गया। झूम खेती होती है वनों काट कर दूसरी जगह खेती करते हैं, इसे स्थानांतरण कृषि भी कहते हैं। फिर चकबंदी सहकारी कृषि, सहकारी ग्रुप फार्मिंग कहते हैं इसे। चकबंदी के द्वारा बिक्री जोतों को एक जगह पर किया गया, एकत्रित किया गया और सहकारी कृषि से सामूहिक खेती को बढ़ावा दिया गया। इसके बाद और बहुत सारी बातें हम जान लेते हैं। इन सारे जो पॉइंट हैं नोट करने लायक हैं, आप नोट करते जाइए इन पॉइंटों को। चकबंदी द्वारा बिक्री जोतों को एकत्रित किया गया, सहकारी, और 1946 में इसका प्रावधान किया गया था। कृषि विकास 1951 से शुरू हुआ भारत में। पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि मुख्य विषय था। भाखड़ा नागल बांध बना। 1992 में पीडीएस प्रणाली लागू की गई। 1960 में IADDP इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम लागू किया गया। विशेष जिलों में कृषि का ये प्रोग्राम था और कुछ विशेष जिलों में बहुत अधिक सफलता प्राप्त की गई। ये इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर प्रोग्राम था, एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम 1960 में IADDP। 1965 में ये टारगेट ये फेल हो गया क्योंकि इंडिया चाइना वार हो गया, पाकिस्तान से युद्ध हो गया, मानसून फेलियर हो गया। इन सारी बातों में डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग मैक्स को उन्होंने डॉक्टर स्वामीनाथन के साथ मिलकर भारत में हरित क्रांति को बढ़ावा दिया। क्वालिटी की सीड लाए गए, हाई यील्ड वेराइटी, और गेहूँ चावल अन्य फसलों के लिए हाई यील्ड वेराइटी लाए गए। हाई यील्ड वेराइटी की कुछ विशेषताएं थी, ये बहुत ही अधिक पानी चाहते थे, बहुत पानी इन फसलों के लिए। मोर फर्टिलाइजर, मोर पेस्टिसाइड
और 1904 हरित क्रांति का पहला चरण प्रारंभ हुआ। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सिंचाई साधन थे, नहरें, ट्यूबवेल, फसल थी गेहूँ, आलू। सरकार की इसमें भूमिका नहीं थी पहले चरण में। उसके बाद खाद्य सुरक्षा से क्या प्रभाव हुआ? खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हुई, किसानों की आय वृद्धि हुई, सामाज का आर्थिक विकास का बढ़ा थोड़ा सा, और अनाज और अन्य उत्पादों में वृद्धि हुई। ये खाद्य सुरक्षा सबसे पहला ये प्रयोग हुआ था हरित क्रांति का। जो हरित क्रांति के इसके नेगेटिव एस्पेक्ट भी थे, प्रभाव पड़े, विषमता बढ़ी, इससे समाज के आर्थिक स्तर में रासायनिक खादों से मिट्टी की उर्वरता पर बहुत बड़ा असर हुआ, पर्यावरण का प्रदूषण बढ़ा, पौष्टिकता जो फसलों की पौष्टिकता थी उससे ही बढ़ी, और उसमें कुछ नई चीज़ें जुड़ गई। वैरायटी आप देखते हैं, वैरायटी किस तरह का था, देसी चीज़ थी, परंतु इससे थोड़ा सा भारत जो है अनाज उत्पादन में निर्भरता की ओर बढ़ने लगा। कृषि के जो है ये इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, आप इन्हें नोट कर सकते हैं। उसके हरित क्रांति का दूसरा चरण 1987 में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु एवं मध्य भारत में इसका मुख्य क्षेत्र था। यह सिंचाई के साधन थे तालाब और लघु सिंचाई, और फसल थी धान की फसल। धीरज लिखा है यहाँ पर, गलत है ये। यहाँ सरकार का फुल सहयोग रहा। धान, राइस ये मुख्य फसल थी। दूसरी हरित क्रांति की दूसरी चरण इस पर फोकस किया गया सबसे ज़्यादा। इसमें सरकार का फुल सहयोग रहा, और 2000 में फिर कृषि पॉलिसी लाई गई। 2004 में किसान आयोग का गठन हुआ, MS स्वामीनाथन की अध्यक्षता में। रिपोर्ट इसने आयोग ने 2006 में दी गई। भारत के बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। भारत में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश है विश्व का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। GDP में कृषि का योगदान 19.9 है। लॉकडाउन के दौरान कृषि में वृद्धि दर्ज की गई। उद्योग सेवा क्षेत्र में जहाँ एक और गिरावट थी, वहीं कृषि क्षेत्र में एक बहुत वृद्धि देखने को मिली। इससे एक आशा बंधी। एक कृषि जो है अभी भी भारत की सबसे बड़ी ताकत है। कृषि में मशीनीकरण के बारे में जान लेते हैं। अमेरिका में 95% मशीनीकरण है, ब्राज़ील में 75% है, चीन में 57% है, जब भारत में 40 से 45% मशीनीकरण हुआ है। यहाँ तकनीकी का प्रयोग बहुत कम मात्रा में देखने को मिलता है। भारत सबसे बड़ा ट्रैक्टर का अच्छा निर्यात देश है। यहाँ 79,000 ट्रैक्टरों का निर्यात करता है अफ्रीकी से देशों के लिए। किसानों के लिए योजना चलाई गई, आजकल चल रही है PM किसान योजना, 100% केंद्र निधि वाली योजना है। 1 दिसंबर 2018 से प्रभावी है। सभी किसान इसमें शामिल है। कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाए तो अपवाद जैसे सरकारी कर्मचारी है, पेंशनर है, बड़े पेंशनर है, या कोई सरकारी वकील है, तो ऐसे लोगों को ये किसान निधि नहीं मिलती है। आप और सारी जानकारी करिएगा। फसल बीमा योजना है। सकल फसली क्षेत्र का मौजूदा 23% से बढ़ाकर 50% क्षेत्र की कल्पना की गई। 2016-17 के लिए GCA 30% कर दिया गया। 70% ग्रामीण जनता आज भी कृषि की आजीविका निर्भर है। आर्थिक सर्वे के अनुसार जो है 54.45% लोग कृषि से जुड़े हैं। अब कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स वो जोड़ लेते हैं। इसमें लाल क्रांति किससे संबंधित है? लाल क्रांति मांस और टमाटर के उत्पादन से, हरित क्रांति खाद्य उत्पादन से, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन, पीली क्रांति तिलहन से उत्पादन से संबंधित है, और काली क्रांति कच्चा तेल से, और गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन से संबंधित है। राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में जान लेते हैं। राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का शुभारंभ 19 फरवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राजस्थान के सूरतगढ़ से शुरू हुआ, और ये नारा था इसका स्वस्थ धरा खेत हरा नारे के साथ शुरू किया गया। ये बहुत ही इसमें मृदा की जांच लैब में होती है, और 3 नए कृषि कानून लाए गए 2020 में। और अब जान लेते हैं जोत के आकार पर किस तरह सीमांत किसान किसे कहते हैं। जिनके पास 1 हेक्टेयर तक जो ज़मीन है तो उन्हें सीमांत किसान कहेंगे। लघु किसान कहे हैं 1 से 2 हेक्टेयर तक इनके पास ज़मीन है, लघु किसान कहलाते हैं। 1 से 2 हेक्टेयर तक ज़मीन है। और ये सीमांत जोत है, ये मध्यम जोत जो होती है 2 से 10 हेक्टेयर के बीच में होती है, और बृहद जोत का आकार 10 हेक्टेयर से अधिक होता है।
तो ये सारी बातें कृषि का चैप्टर था। आगे अब एपीएमसी और वर्चुअल मार्केट के बारे में पढ़ेंगे। अध्ययन जारी रहेगा। आप जो है नोट कर लीजिए पॉइंट। कृषि का बहुत बड़ा योगदान है भारतीय अर्थव्यवस्था में, और ये सिविल सेवा प्रीलिम्स और मेंस में बहुत अच्छे से पूछा जाता है। कृषि से जुड़े आपका कोई प्रश्न जो है बाहर नहीं जाएगा। इस तरह ही आप पूरी तरह पढ़ते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। किसी तरह के लिए और कोई समस्या हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं।